एक दिन की बात है। धनीराम गांव के व्यक्ति सुखिया के पास जाकर बोला, हाँ भाई, कैसा है रे सुखिया? ईश्वर की कृपा है धनीराम भैया, आप यहाँ कैसे पधारे? मुझे तुम्हारे जैसे भिखारियों के घर में आने का कोई शौक नहीं है, समझा? मैं तो बस तुझे ये याद दिलाने आया हूँ कि आज महीने की 20 तारीख है। 25 तारीख तक इस मकान को खाली कर देना। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं भला अपने मकान को खाली क्यों करूंगा? अबे, ये घर तेरा कब से हो गया रे? ये घर तो सरकारी है और सरकार हमारी है, तो जाहिर सी बात है ये घर हमारा हुआ। ये गलत बात है धनीराम जमींदार, ये घर हमें सरकार ने बनवा कर दिए थे, आपको इसे छीनने का कोई अधिकार नहीं है। अरे और तो और, लोग तो दूसरे लोगों को कर्ज देकर उनसे भारी ब्याज वसूल कर उनका मकान छीन लिया करते हैं, लेकिन तुमने तो हद पार कर दी धनीराम जी। ना ही मैं तुमसे कोई कर्जा लिया और ना ही मेरे पर कोई ब्याज चढ़ी है, फिर मैं मकान क्यों खाली करूं? अच्छा, तो फिर अपने इस मकान के कागजात दिखा। सुखिया दौड़ता हुआ अपने मकान के कागज धनीराम के पास ले आया। देख लीजिए धनीराम जी, ये मकान मेरे ही नाम है, आप इसे मुझसे छीन नहीं सकते। सुखिया की बात सुनकर धनीराम ने अपनी जेब से दूसरे कागज निकालकर सुखिया को दिखाते हुए बोला, तो फिर ये कागज किसके नाम में है? ये तो मेरे नाम में है। सुखिया, तेरे इस घर को मैंने कुछ दिन पहले ही सरकार से खरीदा है। लेकिन सरकार मुझे बगैर बताए आपको ये घर कैसे बेच सकती है? अब ये जाकर सरकार से ही पूछ, मुझसे क्यों पूछ रहा है? मेरे पास इस मकान के खरीदने के कागज हैं और इस घर को कोर्ट से खाली करने के नोटिस भी हैं। मैं तो बस इसीलिए तेरे पास आया था कि तू गांव का है, मेरी बात समझ जाएगा। लेकिन अगर तू सीधी तरह से नहीं माना तो मैं तुझे धक्के देकर 25 तारीख को इस घर से बाहर निकाल दूंगा। ये तो सरकार ने हमारे ऊपर बहुत अत्याचार किया। पहले हमें मकान मुफ्त में दिया और फिर इस मकान को धनीराम जैसे बदमाश को बेच दिया। नहीं शारदा, मुझे धनीराम की बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मैं अपनी समस्या का समाधान लेकर झुमरी के पास जाऊंगा, सिर्फ वही है जो इस गांव में शिक्षित है। इतना बोलकर सुखिया झुमरी के घर की ओर चल दिया। सुखिया झुमरी के घर के बाहर झुमरी को आवाजें लगाने लगा। झुमरी बिटिया, दरवाजा खोल, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। दरवाजा झुमरी के पति बसंत ने खोला। क्या बात है सुखिया चाचा, आप रो क्यों रहे हैं? सब कुछ ठीक तो है? क्या बताऊं बसंत बेटा, धनीराम जमींदार मेरे घर आया था और बोल रहा था कि उसने मेरा मकान भारत सरकार से खरीद लिया है। तो इस मामले में झुमरी क्या कर सकती है? एक बार मुझे झुमरी से बात करने दो बेटा, मुझे धनीराम जमींदार पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। सुखिया चाचा, आप तो जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों से झुमरी का संपत और कपटा ने वैसे भी जीना हराम कर रखा है। संपत और कपटा मुखिया के साथ ही हैं और मुखिया धनीराम जमींदार का दोस्त है। मुझे हमेशा अपनी पत्नी को लेकर डर सताता रहता है। आप यहाँ से जा सकते हैं, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। सुखिया वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी झुमरी वहाँ पर आ गई। ये क्या कह रहे हैं आप? गांव के लोग अगर मुझसे मदद मांगने आते हैं तो आपको तो खुश होने की जरूरत है। आप उनका दर्द बांटने की बजाय अपने घर से बाहर भाग रहे हैं, तो फिर आप में और उन दुष्टों में क्या ही फर्क रह गया? मुझे तुम्हारी चिंता सताई रहती है झुमरी, कि कहीं मुखिया तुम्हारे साथ कोई अनहोनी ना कर दे। चिंता मत कीजिए, मैं एक पढ़ी लिखी शिक्षित लड़की हूँ। शिक्षा सबसे बड़ा हथियार होता है। बसंत, मुखिया, धनीराम, संपत और कपटा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप मेरे साथ चलिए सुखिया चाचा। लेकिन कहाँ झुमरी? धनीराम जमींदार के घर पर। झुमरी, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। झुमरी अपने पति बसंत के साथ सुखिया को लेकर धनीराम जमींदार के घर पर पहुंच गई, जहां मुखिया संपत और कपटा के साथ पहले से ही बैठा हुआ चाय पी रहा था। मैं मुखिया संपत और कपटा से तेरे बारे में ही बात कर रहा था झुमरी, कि तू कब आएगी, और देख तू यहाँ पर आ भी गई। मुझे पता था ये भिखारी जरूर तुझसे मदद मांगने गया होगा, मगर इस बेवकूफ को नहीं मालूम कि तू इसकी कोई मदद नहीं कर पाएगी। मैं यहाँ पर तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आई हूँ। धनीराम जमींदार, तुम मुझे वो कागज दिखाओ।
कौन से कागज? वही कागज जो तुमने कुछ देर पहले सुखिया चाचा को दिखाए थे। मैं भी उन कागजों को देखना चाहती हूँ कि सरकार ने तुम्हें कब और कितने रुपये में सुखिया चाचा का घर बेचा है। झुमरी की बात सुनकर धनीराम थोड़ा सा घबरा गया। उसने अपनी जेब में से एक कागज निकालकर झुमरी को पकड़ा दिया। झुमरी एक शिक्षित लड़की थी जिसने कुछ सालों पहले LLB की परीक्षा पास की थी। ये फर्जी कागज है धनीराम जमींदार, तुम्हें शर्म नहीं आती इन भोले भाले अशिक्षित गरीबों पर अत्याचार करते हुए? क्या ये फर्जी कागज है? हाँ, ये फर्जी कागज है सुखिया चाचा। धनीराम ने आपसे झूठ बोला। क्या आपको नहीं पता कि जब भारत सरकार किसी गरीब को मुफ्त में घर बनवा कर देती है तो फिर वो कभी वापस नहीं मांगती और ना ही वो किसी को बेचती है। ये तो इस धनीराम जमींदार का मक्कारीपन है जो आप सबके अशिक्षित होने का फायदा उठाता है। तुम अपनी हद से ज्यादा आगे बढ़ रही हो झुमरी। धनीराम भैया सही कह रहे हैं झुमरी, तुम काफी वक्त से हमारा नुकसान कर रही हो। अगर तुमने हमारे मामलों में दखल देना बंद नहीं किया तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं तुम्हारी गीदड़ भभकी से डरने वाली नहीं हूँ। अगर तुमने मेरे खिलाफ या सुखिया चाचा के खिलाफ कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश की तो मैं डायरेक्ट इस राज्य के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर तुम दोनों की गतिविधियों के बारे में बता दूंगी। उसके बाद मैं नहीं, पुलिस तुमसे सवाल करेगी। मैं तुम्हारे इरादों के बारे में सब जानता हूँ झुमरी। तुम ये सब कुछ गांव का मुखिया बनने के लिए ही तो कर रही हो ना, ताकि लोग तुम्हारा गुणगान कर सके और मुझे हटाकर तुम्हें इस गांव का मुखिया बना सके। मुझे मुखिया बनने का कोई लालच नहीं है मुखिया जी, लेकिन अगर गांव वाले अपनी खुशी से मुझे मुखिया के पद के लिए चुनेंगे तो मैं उसे अस्वीकार नहीं करूंगी। आजकल महिलाएं भी पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। झुमरी वहां से चली गई। ये झुमरी का कुछ करना पड़ेगा मुखिया। अगर ऐसा ही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हम सबके हाथ में कटोरा आ जाएगा। तुम बिल्कुल सही कहते हो धनीराम जमींदार। जब से ये झुमरी थोड़ा पढ़ लिख क्या गई है, इसने तो हमारी नाक में दम कर रखा है। मैं तो पहले से ही आपसे बोल लिया था मुखिया जी कि गांव के लोगों को मत पढ़ाया लिखाया कीजिए, लेकिन आपको ही पता नहीं क्या खुजली थी यहाँ पर प्राइमरी स्कूल खुलवाने की। इस झुमरी ने इसी प्राइमरी स्कूल में परीक्षा पास की और आगे पढ़ने की उसकी ललक जाग उठी। अबे मैं गांव का मुखिया हूँ, अब सरकार मुझे कोई आदेश देगी तो मैं सरकार से मना थोड़ी ना करूंगा। इन बातों से कोई फायदा नहीं है मुखिया जी। अगर ऐसा ही होता रहता है तो वो दिन दूर नहीं कि झुमरी तुम्हारा मुखिया का पद छीन लेगी। मुखिया बनकर सबसे पहले हम सब लोगों को जेल पहुंचाएगी। चिंता मत करो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। इस पूरे गांव में सिर्फ झुमरी ही पढ़ी लिखी है, मगर वो एक बात नहीं जानती कि ये पूरा गांव अशिक्षित, अनपढ़ और जाहिल है। और जाहिल लोगों को भड़काना दुनिया का सबसे आसान काम होता है। मेरे पास एक ऐसा उपाय है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटेगी। समय आने दो और तुम तीनों मेरी बात ध्यान से सुनो। इतना कहकर मुखिया उन तीनों के कान में कुछ बताने लगा। मुखिया की बात सुनकर उन तीनों के चेहरे पर मक्कारी की मुस्कुराहट आ गई। कुछ महीने ऐसे ही बीत गए और एक दिन गांव में जोरदार बारिश होने लगी। बारिश ज्यादा होने की वजह से नदी का बांध टूट गया और गांव में बाढ़ आ गई। गांव की फसलें तबाह हो गई और भूखमरी फैल गई। झुमरी मुखिया के पास जाकर बोली, मुखिया जी आप तो जानते ही हैं कि कुछ दिन पहले हमारे गांव में बाढ़ आई थी। बाढ़ की वजह से सारी फसलें तबाह हो गईं। गांव में भूखमरी फैल गई है। आप हमारे गांव के मुखिया हैं, आपका गांव के लोगों की मदद करना आपका कर्तव्य है। मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। मैं अब सुधर गया हूँ। गांव के लोगों की भूख मुझसे देखी नहीं जाती, इसलिए मैंने सरकार को एक चिट्ठी लिखी थी कि हमारे गांव वालों की मदद की जाए। सरकार ने गांव के पीड़ित व्यक्तियों की मदद के लिए बहुत सारा धन भेजा है। तुम्हारे अलावा और कोई नहीं जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। आप कहना क्या चाहते हैं मुखिया जी? नगर में विमला काकी, जो कि गांव की सबसे बुजुर्ग औरत है, वो चौपाल पर बैठकर हर रोज बच्चों को कहानियां सुनाती है। सभी बच्चों को विमला काकी की कहानी बहुत पसंद आती है। वो रोज चौपाल पर बैठकर विमला काकी की कहानियों का आनंद लेते। अच्छा बच्चों, तुम्हें पता है हमारे गांव में बहुत पहले एक नरभक्षी दानव रहता था। उसके लंबे लंबे नाखून थे, बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े दांत और बिल्कुल एक भालू की तरह था वो। विक्रम, देख जरा,
सभी बच्चे विमला काकी की कहानियाँ सुनकर मस्त हो जाते हैं। हाँ भाई, और रात में हमें सोने नहीं देते। फिर दोनों बच्चे हंसने लगते हैं। अच्छा, अब वो दानव कहाँ है? अब वो दानव हमारे गांव के कुएं में है। क्या, कुएं में? हाँ, हमारे गांव के कुएं में। अब जो भी बच्चा पढ़ाई नहीं